श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री शुक्ल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं और उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के ही राजनांदगांव में हुआ था। वे पिछले 50 सालों से अधिक समय से साहित्य लेखन में जुटे हुए हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद वर्ष 1971 में प्रकाशित हुआ था। उनके उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में माने जाते हैं। साथ ही उनकी कहानियों का संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी चर्चा में रहे हैं। उनकी कविताओं में वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर, आकाश धरती को खटखटाता है और कविता से लंबी कविता बेहद लोकप्रिय हुई हैं। श्री शुक्ल ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले उनके लेखन के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, रजा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। शुक्ल जी, हम आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और सबसे पहले हम अपने श्रोताओं की ओर से यह जानना चाहते हैं कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक तौर पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगा लेकिन इसमें एक आश्चर्य की भी बात थी कि मुझे कैसे मिल गया जी। और मैंने कभी अपने लिखने में केवल मैं लिखने की ओर ही रहा। पुरस्कार मुझे पता नहीं कैसे इसके पहले भी मिले और ये पुरस्कार भी मुझे मिल गया। आपने कहीं लिखा है कि जितना आप लिखना चाहते थे उतना शायद आप लिख नहीं पाए, जो आपकी अपेक्षा रही है, ये थोड़ा बताएं। स्वाभाविक है कि हम लिखना तो बहुत चाहते हैं, बचा हुआ बहुत रहता है लिखने के लिए और हम लिखने की कोशिश में लिखते जी रहते हैं। और जब जो उम्र बढ़ने लग जाती है, कई कारणों से उम्र न भी बढ़ती हो, पारिवारिक कारणों की वजह से दैनिक जीवन में अपनी उपस्थिति को जीवित रखने के लिए सामाजिक स्थितियां होती हैं जी। उन सारी स्थितियों में आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि आप परिवार के पिता हैं तो पिता की परिवार में न रहें जी। आप भाई हैं, बहनें हैं, सब कुछ है, सबके प्रति जिम्मेदारियां रहती हैं। इन सब चीज़ों से समय निकाल कर फिर लिखने के लिए बैठना पड़ता है। बचा रह जाता है बहुत लिखने को अभी भी। अब तो उम्र ढलने की वजह से तो लिखने को बहुत बचा है। सोचता हूँ मैं जी। लिखना पढ़ना ये सोच की वस्तु है। ये सारी चीज़ें मैं बैठे हुए सोचता हूँ कि मुझे ये लिखना है। एक ये भी है कि मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ लिखते लिखते कि जो मैं लिख रहा मुझे लिखना था वो मैं क्या सोच रहा था अब भूल गया। ये अभी इस उम्र के कारण है जी। तो बचा हुआ लिखने को तो जीवन में बहुत बचा हुआ रहता है लिखने के लिए और उतना लिख नहीं पाते। साहित्य सृजन की जो आपकी यात्रा है वो बीते करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से अनवरत जारी है। आपका जो पहला कविता संग्रह है वो वर्ष 1971 में लगभग जय हिंद नाम से प्रकाशित हुआ था और साहित्य और काव्य लेखन की ओर जो झुकाव है वो पहल जब मैं छोटा था 8-9 साल का जी। तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था जी। घर में पारिवारिक वातावरण था लिखने का। उस जमाने में जो पत्रिकाएं आती थी, चांद, माधुरी और कल्याण आदि पत्रिकाएं आती थी, घर में आती थी। मेरी माँ जो हैं, नाना जो हैं वो कानपुर के हैं जी। दीक्षित परिवार। वो बांग्लादेश चला गया जमालपुर में। वहाँ वो नाना जो है मिट्टी तेल का व्यापार करते थे और मेरी माँ भी
बांग्लादेश उस समय तो बंगाल में ही था, वो तो जमालपुर भारत का हिस्सा था जी। तो वहाँ पर पहले से ही उस समय माँ ने रवीन्द्रनाथ का सच और बंगाल के जो और भी जो बड़े बड़े लेखक थे उन सब के प्रति स्वाभाविक रूप से उनमें एक याददाश्त बनी रही और पढ़ती भी थी। उत्तर प्रदेश से पिताजी बाबा यहाँ आ गए रायपुर में, पिताजी का जन्म यही हुआ, मेरा भी जन्म यही हुआ, तो हम लोग तो करीब करीब छत्तीसगढ़ ही हो गए। साहित्य के प्रति आपकी रुचि कब जागृत हुई? मैंने आपसे कहा कि बचपन में ही रुचि जागृत हुई और मैं लिखता रहा। अम्मा की ही वजह से ये रुचि जागती रही। बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था हम लोगों का, 6 चाचाओं का परिवार था, बहुत से सदस्य थे परिवार में, और अम्मा जो हैं वही बोलती थी देखो इतना परिवार है। अब पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई तो हम अपने चाचाओं के आश्रित हो गए थे। तो अम्मा लेकिन कहती थी कि तुम अपने परिवार के बारे में तरह तरह के जो अनुभव तुमको होते हैं एक संयुक्त परिवार में रहने से, उस तरह के अनुभव के बारे में तुम जरूर लिखना। और मैं लिखने की कोशिश करता था। जब आपने पहले लिखना शुरू किया उस समय तब आपके आदर्श कौन हुआ करते थे, कौन से साहित्यकार हुआ करते थे, और उस समय आपको किन्हें पढ़ना अच्छा लगता था? लिखना पढ़ना तो अच्छा ही लगता था जो साहित्यकार जिनका नाम था और उनको घर में तो पढ़ा ही जाता था। मैंने कहा कि बड़े भाई भी लिखते थे, चचेरे बड़े भाई भी लिखते थे, किताबें आती थी घर में। पदुमलाल बुन्नालाल बख्शी जो थे वो राजनांदगांव में थे, उनका हमारे घर में आना जाना होता था, तो एक वातावरण था, लिखता तो रहता ही था। सर, वर्ष 1979 में नौकर की कमीज नाम से आपका उपन्यास प्रकाशित हुआ था और इस पर जाने माने फिल्मकार मणि कौल ने फिल्म भी बनाई। ये उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ, काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ा। तो इसके जो सृजन का बीज कैसे पड़ा, इस बारे में थोड़ा बताइए। ये उपन्यास मैंने मध्य प्रदेश में था पहले, ये छत्तीसगढ़, तो ये मुझको एक फेलोशिप मिली जी, मुक्तिबोध फेलोशिप। उसमें है 1000 रुपया महीना मुझे देने के लिए बस कहा कि आप लिखिए, अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमने आपको चुना है कि आप एक उपन्यास 1 साल में हमें लिख कर दीजिए, हम हर महीने आपको 1000 रुपया देते रहेंगे जी। मैंने इसके पहले कहानियाँ तो मैंने लिखी थी, कविताएं लिखता था, उपन्यास मैंने नहीं लिखा। तो मैंने सोचा अब मुझे लिखना चाहिए। 3 महीने तक मैंने नहीं लिखा जी। अब बचे 9 महीना, अब 9 महीने बचे तो 3 महीने से मैंने नहीं लिखा। तो मैंने तत्कालीन सचिव अशोक वाजपेयी को मैंने पत्र लिखा कि मैं 3 महीने से कुछ लिख नहीं सका हूँ, ये 3 महीने में जो 1000 रुपये मुझे आपने दिए मैं इसे वापस करता हूँ और मैं शायद उपन्यास नहीं लिख सकूँगा। तो उनका पत्र आया कि आप लिखें या ना लिखें, हम तो आपको देंगे। तो मैंने फिर गंभीरता से सोचा ये तो बड़ी मेरे लिए बेशर्मी की बात हो जाएगी कि मैं नहीं लिख सका जी। तो फिर आप 3 महीने के बाद मैंने लिखना शुरू किया जी। लिखता रहा और ठीक जिस दिन 1 साल पूरे होने वाले थे उस दिन मैंने पूरा उपन्यास लिख करके टाइप करवा के उसकी प्रतियां लेकर के मैं भोपाल सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। अच्छा। और वहाँ सेक्रेटेरिएट में मैंने खबर की, अशोक वाजपेयी को खबर भिजवाई कि मैं उपन्यास लेकर आ गया हूँ, मैंने उपन्यास लिख लिया है, मुझे ये उपन्यास आपको सौंपना है। अशोक वाजपेयी ने मुझे बुलवाया, मैं ये उपन्यास लेकर उनके पास गया, उन्हें उपन्यास दिया, उन्होंने उपन्यास पढ़ा और फिर उसके बाद में देखने के बाद उन्होंने कहा कि विनोद जी कल आप मेरे घर आइए। तो कितने बजे आना है उन्होंने बताया, मैं गया उनके घर तो वहाँ अशोक जी ने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया था और मुझे उन्होंने कहा विनोद जी हम सब आपका उपन्यास आपसे सुनना चाहते हैं, आप एक जितनी देर पढ़ें सुनाइए
उसके बाद थक जाएं तो चाहें तो और सुनाएं या न सुनाएं, फिर हम दूसरे दिन सुनेंगे, फिर तीसरे दिन भी सुनेंगे, नहीं सुनाएं, और हम आपका पूरा उपन्यास आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और मैंने वो पूरा उपन्यास उनको सुनाया और उन लोगों ने पसंद किया। साहित्य सृजन जो आपका है उसमें आपने हिंदी गद्य की अपनी एक नई भाषा ईजाद की है। पहले प्रेमचंद जी की एक सरल भाषा हुआ करती थी, आपने एक नई भाषा शिल्प का ईजाद किया है जो आपका साहित्य में एक विशिष्ट योगदान माना जाता है। ये जो भाषा शैली है आपकी, वो सहज रूप से जन्मी या इसकी प्रेरणा आपको कहीं से मिली, किस तरह से? भाषा कहीं से मिलती नहीं है जी। भाषा तो जीवन जीने का, एक आपस में संबंध बनाने का, एक प्रकार का संवादीय शब्दों से बात करने का तरीका है। हम तो घर में आपस में बातचीत करते हैं, सब कुछ है, जो लोगों से बातचीत करते हैं। मेरी भाषा वही भाषा है, अलग से कोई भाषा नहीं आई। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरी भाषा जो है वो मैंने साहित्य की भाषा है, ऐसा सोच करके कभी नहीं सोचा, कभी नहीं लिखा। मैंने तो यही जानकर लिखा कि मैं कैसे अपने को अधिकतम अभिव्यक्त कर सकता हूँ, कैसे मैं अधिकतम अपने आप को बतला सकता हूँ। तो मैं जो कहना चाहता था उसको अधिकतम कहने के लिए जो जैसा मेरा बोलने का, बात करने का तरीका था, मैंने उन्हीं शब्दों के सहारे अपने को अभिव्यक्त किया। एक बात और है, हम यह भी जानना चाहते हैं कि जब आप कोई कविता या उपन्यास लिखते हैं तो उसकी विषय वस्तु तय करने से पहले आपकी क्या विचार प्रक्रिया होती है, और आपकी रचना संसार में जो भी पात्र होते हैं वो आपको कहाँ से कैसे मिलते हैं? मैंने जो कुछ भी लिखा है सच्चाई को लिखा है, और मेरा लेखन करीब करीब आत्मकथात्मक है जी। जो भी मेरे पात्र हैं वो मेरे जाने पहचाने पात्र हैं, मेरे जीवन में रहे हैं। लेकिन चूंकि जो जाने पहचाने पात्र हैं, मैं उनके पास उस तरह से नहीं पहुंच सकता था जो बचपन से धीरे धीरे जिंदगी जीने में कई सालों में वे मेरे जाने पहचाने जो अलग अलग लोग रहे, तो मैं भूलता भी जाता था, चला भी जाता था, और मुझे उसकी सृजनात्मकता की सार्थकता बनानी थी। तो इस सृजनात्मकता की सार्थकता को मैं कैसे बनाऊं, इसके लिए मैंने कल्पना का भी सहारा लिया, और इस कल्पना के सहारे मैंने अपने अनुभव के बारे में ही लिखा। लिखने में जो पात्र आते थे, अगर कहीं लेखन में संवाद है तो संवाद के पात्र होते थे, अगर कहीं कोई पात्र चरित्रात्मकता के रूप में आता है, जैसे उपन्यास का कोई कैरेक्टर है, तो अब उस उपन्यास के कैरेक्टर को मुझे सजीव करना है। अब मैं उसे कैसे सजीव करूं, तो मैंने कल्पना का सहारा लेता हूं कई बार, और उसके बाद में उस पात्र के स्वरूप को और उसकी शक्ल सूरत को, उसकी आदतों को जो महत्वपूर्ण है, उसको कैसे मैं किस तरह से कैसे प्रस्तुत करूं। तो मैं उपन्यास के पात्रों को पहले बनाता हूं, तैयार करता हूँ, कल्पना के भी सहारे, सच्चाई के भी सहारे, हर तरह से। जब पात्र तैयार हो जाते हैं, और इतने तैयार हो जाते हैं कि वे अपने आप में स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर उसके बाद में मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ तो मुझे अचानक ऐसा लगता है कि जैसे ये पात्र मुझसे जो है वो अपनी तरह से मुझे चलाना चाहता है। तो फिर वो पात्र जैसा मेरी बातचीत होती है उन बनाए हुए पात्रों से, और मैं लिखता हूँ, तो लिखते लिखते अचानक फिर वो पात्र बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं, आप इस तरह से लिखिए। तो मेरा संवाद पात्रों के साथ फिर होता है और मैं लिखता हूँ। इस तरह एक लेखन की प्रक्रिया पात्रों के साथ में मिलजुल कर अपनी कल्पना के सहारे, अपने बनाए पात्रों के सहारे मैं पूरा करता हूँ। आपने बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा है। आजकल बच्चों के लिए बहुत कम लिखा जा रहा है। हाँ। ये कैसे, मतलब इतना गंभीर साहित्य लिखते हुए बच्चों के लिए भी आपने लिखा? भोपाल से एक पत्रिका निकलती है जी,
साइकिल नाम की, उसके संपादक सुशील शुक्ल हैं जी। वो पत्रिका निकालते हैं। उनकी सोच में आया कि ऐसे लेखक भी बच्चों के लिए लिखें जो बड़ों के लिए लिखते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बच्चों के लिए लिखूं। ये 10-15 साल पहले की बात है। ये मुझे याद आया कि बंगाल के लेखकों ने, जो बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत लिखा है। सत्यजीत रे जो फिल्म मेकर हैं जी, उन्होंने तो बच्चों के लिए फिल्म भी बनाई, गोपी गायन, बाघा गायन जी। तो फिर सुशील शुक्ल के कहने से मैंने बच्चों के लिए भी लिखा। फिर मेरा लिखा हुआ उनको पसंद आने लगा और करीब 15 किताबें मेरी बच्चों की लिखी हुई साइकिल की नौ प्रकाशित हुई। सर, वैसे तो जो भी रचनाकार होता है उसको अपनी सब रचनाएं बहुत प्रिय होती हैं, उसके बच्चे की तरह होती हैं, लेकिन फिर भी आपको जो भी आपने अभी तक रचना कर्म किया है उसमें कौन सी कविता या उपन्यास आपको सबसे प्रिय लगता है, सबसे दिल के करीब लगता है? मैं नहीं जानता कि मेरी रचना सबसे प्रिय कौन सी है। जब रचना प्रकाशित हो जाती है, रचना के संसार में आलोचकीय प्रक्रिया भी होती है, तो आलोचना में, पाठकों की प्रतिक्रिया में रचना के बारे में मालूम होता है कि रचना कैसी है। मैं सारी जिंदगी में, जिंदगी एक है, हर आदमी की एक जिंदगी होती है जी। हम उसमें कितना भी लिखें, कविता के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, वो केवल एक जिंदगी की गाथा होती है जो अलग अलग तरीकों से अभिव्यक्त हुई है। मैं ये कहता भी रहता हूँ, अपने जीवन की गाथा को प्रत्येक व्यक्ति को लिखना चाहिए। हर आदमी की एक किताब जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ ये कि आदमी को एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। जब हम लिखते हैं, मैंने बहुत लिखा, लिखने के बाद में पहले मुझको स्वीकार नहीं किया गया जी। बार बार जो है मेरी आलोचनाएं होती थी, सब कुछ होती थी और मेरे बारे में तरह तरह के एक ही तरह की बात की जाती थी। ये तो एक ही तरह का लिखते हैं, इनका मैनरिज्म एक है लिखने का। लेकिन मैं जानता था कि अगर जो मैं लिख रहा हूँ उसमें मेरा कोई मैनरिज्म है, लेखन का कोई तरीका है, तो ये मेरी उपलब्धि है। तो मैंने अपने मैनरिज्म को छोड़ा नहीं। और दूसरे लोग बार बार कहते थे कि ये एक ही जैसा लिखते हैं, एक ही जैसा। अगर मैं एक ही जैसा लिखता होता तो मेरा मैनरिज्म नहीं बनता जी। मैं लिखता रहा और लोग तो मुझको कहते हैं मेरा प्रत्येक लिखा हुआ दूसरे से बहुत भिन्न है। पहले मुझे किसी प्रकार का एप्रिसिएशन कहीं से भी नहीं मिला। अभी कुछ ही सालों से लोगों ने मेरी रचना के प्रति लोगों की नज़र पता नहीं कैसे गई कि मुझसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, न मालूम कितने, मैं बता नहीं सकता। अभी भी कुछ दिनों से लगातार तांता बंधा हुआ रहता है। छात्राएं आती रहती हैं, शोध छात्र रहते हैं, वो आते रहते, प्रश्न भेजते रहते हैं मेल से। मैं उनके प्रश्नों को उत्तर देता रहता हूँ और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करता हूँ। बिहार के कुछ मेरी रचनाएं जो हैं स्कूलों के पाठ्यक्रम में हैं, उत्तर प्रदेश के भी स्कूलों में कुछ पाठ्यक्रम में हैं, दिल्ली के भी कुछ पाठ्यक्रम में। तो वहाँ के विद्यार्थी लोग भी मुझसे पूछते हैं कि आपने ये जो लिखा है उस लिखने का अर्थ क्या है। तो मैंने कहा, मैं उनको बताता हूँ कि भाई आप लिखने का अर्थ तो है, आप अपने शिक्षक से पूछिए, मेरे से क्यों पूछते हैं, मैंने तो लिख दिया। आप जो है अपने आप शिक्षक से पूछिए। फिर भी सर आप बताइए कि इसका क्या अर्थ है। तो रात को कई बार फोन आते हैं बिहार से कि हम जानना चाहते हैं। घर में फोन करते हैं तो मेरा बेटा उठाता है, पत्नी रहती तो उठाती है, और फोन करते हैं, बोलते हैं हम जानना चाहते हैं, सर का परिचय लिखा हुआ है, जीवन मृत्यु का हमको लिखना है, उनकी मृत्यु कब हुई, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। तो फिर उनको जवाब देते हैं कि नहीं भाई, अभी मृत्यु नहीं हुई। तो
बच्चे लोग पूछते हैं कि जब मृत्यु हो जाएगी तो हमको बता देना। हमारी कामना है कि ईश्वर आपको बहुत लंबी आयु दे और आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। सर, आज से करीब 45-46 साल पहले अशोक वाजपेयी जी ने आपसे गुजारिश की थी, जब आपने उनको नौकर की कमीज लिखकर सौंपी थी, कि वो आपके मुंह से सुनना चाहते। उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया था, आपने अभी बताया। आज हम आकाशवाणी परिवार की ओर से एक छोटा सा निवेदन आपसे कर रहे हैं कि आपने बहुत शानदार कविताएं लिखी हैं, दिल को छूने वाली कविताएं आपने लिखी हैं। उन कविताओं में से कोई कविता की कुछ पंक्तियां यदि अभी आपको याद हो तो क्या आप उन्हें बोल सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। मैं व्यक्ति को नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मैंने उस व्यक्ति की ओर अपने दोनों हाथ बढ़ाए। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाथ बढ़ाने को जानते थे। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाथ बढ़ाने को जानते थे। बहुत सुंदर। इन चंद पंक्तियों में ही काफी गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। एक बात और है, आज 50 साल पहले या उससे भी पहले, आपने तो बहुत बचपन से लिखना शुरू कर दिया था। अब जब आपकी लिखने की इच्छा होती है तो अब आप किस तरह का लेखन करना पसंद करते हैं? अब जब आपके मन में आता है तो क्या लिखें, ये क्या विचार आता है? अब मैं तो बच्चों के लिखना अच्छा लगता है, बड़ों के लिए भी लिखी। अभी कुछ महीने पहले एक कहानी हेलमेट लिखी मैंने, जो पाठकों को पसंद आई, अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जब वो ऐसा कहते हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। बच्चों के लिए तो लिखता ही रहता हूँ मैं। और मैंने अपने टेबल के पास, जो मेरे सिरहाने में है, वहाँ मेरी नोटबुक रहती है। नींद रात को आती नहीं ठीक से, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, और सोचने में मैं कुछ लिखने की भी सोचता हूँ। तब अचानक कभी कुछ ऐसा याद आता है कि इन पंक्तियों को लिख लेना चाहिए। तो चाहे रात के कितने भी बजे हों, मैं बत्ती जलाता हूँ और बत्ती जलाकर नोटबुक और लिख लेता हूँ। लेकिन मैं भूलता बहुत जाता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सांस लेने की तरह लिखना है। जब तक सांस है लिखते रहेंगे। एक अंतिम प्रश्न आपसे। बहुत से लोग लिखना चाहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, जो नवोदित साहित्यकार हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो सार्थक लिखें, साहित्य के क्षेत्र में नाम कमाएं? नाम कमाना तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन सार्थक कैसे लिखें? और आपने कहा जब शुरुआती दिन थे आपके लेखन के तो आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता था। उन आलोचनाओं का सामना किस तरह से करें और अपनी लेखन की प्रक्रिया को किस तरह से जारी रखें? क्या संदेश देना चाहेंगे नए साहित्यकारों को? नए साहित्यकारों को ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। बहुत से भेजते रहते हैं, पत्र पत्रिकाएँ आती रहती हैं, और मेरे पास भी आती हैं पत्र पत्रिकाएँ जी। तो उसमें नए लोगों को जितना होता है मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ, जैसे जितना भी है। वे प्रतिक्रिया मांगते हैं तो मैं उनको प्रतिक्रिया भी देता हूँ और उनको मैं बतलाता हूँ। और जो है नए साहित्यकारों से और उनको जो मैं बतलाता हूँ, उनकी भी इसी तरह का प्रश्न है जैसे यह प्रश्न आपने किया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तब मैं बतलाता हूँ कि अगर आप कविता लिख रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि आप कविता लिख रहे हैं। अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि आपको कहानी लिख रहे हैं। कहानी और उपन्यास में फ़र्क ये है, जो अगर कहानी लंबी हो जाती है, कुछ मोटी हो जाती है, तो उपन्यास हो जाता है। वो उसको लोग उपन्यास कहने लग जाते हैं। तो उपन्यास लिखने का मन हो, कहानी लिखते हैं तो लंबी कहानियाँ लिख ली, उपन्यास हो जाएगा वो। इसी तरह के प्रश्न आते रहते हैं और मैं जो है उनको मैं बतलाता हूँ
और अपने लेखन के प्रति उनको विश्वास हो, ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करता हूँ। नया लेखन जो अभी हो रहा है, मैंने ऐसे बहुत से लेखिकाओं को, खास करके महिला लेखिकाओं के लेखन को मैंने देखा। अब महिलाएं अपनी बात को, अपने विद्रोह को, अपने शोषण को साफ तौर पर रचनाओं में अभिव्यक्त करती हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय की। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के साथ बात करने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और इस पूरे जो सफ़र है आपका साहित्य का, उसको हमारे साथ साझा करने के लिए आकाशवाणी की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।